हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, अपना चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस। पिछले सेशंस में अपन ने डेरिवेटिव के बारे में बात की थी और अपन कैश मार्केट भी कवर कर चुके हैं, डेरिवेटिव मार्केट भी कवर कर चुके हैं। अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैसे ट्रेड होते हैं, कैसे सेटल होते हैं, इन सब के बारे में अपन पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि शेयर कैसे पिक करना है, किस शेयर को बाय करना है, किस शेयर को सेल करना है, किसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, किसको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। ये सब जानने के लिए दो एनालिसिस होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो आज का सेशंस फंडामेंटल एनालिसिस पे है, फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन पे है। तो आज के सेशंस में अपन बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ सिक्योरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी शेयर है, सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर या सिक्योरिटी अगर आपने 100 रुपये में खरीदी हुई है तो उसमें कितने पॉइंट ऐड हो रहे हैं, इंट्रिंसिक है ना, कितने पॉइंट ऐड हो रहे हैं या घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो जो पॉइंट होते हैं वो घटते या बढ़ते हैं, उनकी वैल्यू को एग्जामिन रिलेटेड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर। तो उनके फाइनेंशियल फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू को अप या डाउन करते हैं, है ना। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी एनीथिंग दैट कैन अफेक्ट द सिक्योरिटीज वैल्यू फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री कंडीशन टू माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बात की है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो देश से जुड़े हुए बड़े रूप में या बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पे जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश के लिए इन्फ्लेशन की बात होती है। जब भी कोई बात अपन, कोई भी ऐसा फैक्टर जो पूरे देश पे लागू होता है, जैसे जीडीपी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, है ना, महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो ऐसे फैक्टर की बात करते हैं तो ये फैक्टर कहलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। अगर वहीं अपन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ना। आगे के सेशंस में अपन और थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते क्या हैं और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस अपन को किस चीज़ को निकालने के लिए हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक रियल और फेयर वैल्यू। मतलब साफ है कि फंडामेंटल एनालिसिस की जो मेथड है वो अपन को किसी स्टॉक की रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू जो परफेक्ट कंपटीशन से निकलती है, ऐसा तो नहीं है कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो किस शेयर की जो फेयर वैल्यू है जो इकोनॉमी से मैच करके चल रही होती है, वो निकालने में फंडामेंटल एनालिसिस अपन को बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है। दूसरी बात है कि फंडामेंटल एनालिसिस search for stock that are currently trading at price that are higher or lower than their value, their real value। मतलब कि ऐसा स्टॉक जो अपनी इकोनॉमी के साथ ट्रेड कर रहा है, और जो फंडामेंटल एनालिसिस्ट होते हैं वो यही चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक है जो इकोनॉमी के साथ अंडर वैल्यू है या उसकी प्राइस जो होनी थी वो हो चुकी है। सीधी सीधी बात है कि अगर एग्जाम्पल के लिए सीधे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि अगर किसी भी शेयर की प्राइस 100 रुपये है और इंडेक्स कहीं और ट्रेड कर रहा है, अगर इंडेक्स के हिसाब से शेयर अंडर वैल्यूड है तो वहाँ पे उस शेयर को परचेस करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उस शेयर की प्राइस में अपसाइड मूवमेंट हो सकते हैं। या वो शेयर ओवर वैल्यूड है और इंडेक्स नीचे चल रहा है तो उस शेयर को वहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय वो शेयर नीचे गिर सकता है। इफ़ द फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर देन द मार्केट प्राइस द स्टॉक डीम्ड टू बी अंडर वैल्यूड और अ बाय रिकमेंडेशन इज गिवन बिलो इज गिवन। तो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, है ना। और इनकंसिस्ट टेक्निकल एनालिसिस इग्नोर द फंडामेंटल इन फेवर ऑफ द स्टिंग हिज हिस्टोरिकल प्राइस। मतलब कि जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वह केवल
पर्टिकुलर सिक्योरिटी या अपना शेयर्स की जो पुरानी प्राइजेज़ होती हैं, ऐतिहासिक प्राइस होती हैं जो पहले हो चुकी हैं, उनके ट्रेंड को फॉलो करती है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बेहाफ पे जाके एक बाय या सेल का डिसीजन वो लेते हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि एनालाइजिंग द इकोनॉमी। सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, वो कहाँ पे चल रही है या उसकी अवस्था कौन सी है, कि भाई इकोनॉमी अच्छी तेज़ी की स्थिति में है या मॉडरेट है या फिर इकोनॉमी लोअर लेवल ट्रेड कर रही है। उसके बाद जब अपन हम इकोनॉमी की एनालिसिस कर लेते हैं, कि इकोनॉमी को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद की जो स्टेप होता है एनालाइजिंग द सेक्टर। तो अपन पर्टिकुलर सेक्टर की बात करते हैं। मैं आपको मेरे पिछले सेशन से मैंने आपको सेक्टर बताया था। सेक्टर का मतलब होता है कि बिजनेस के आधार पे या प्रोडक्ट के आधार पे एक सी कंपनियां, जैसे बात करता हूं मैं कि जैसे पर्टिकुलर सेक्टर, आपने नाम सुना होगा सेक्टर नंबर 74, है ना, या पर्टिकुलर एरिया, है ना, इसकी बात करते हैं। तो या नेचर के आधार पर उनका प्रोडक्ट एक से होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री है या फूड का सेक्टर है, तो पर्टिकुलर सेक्टर की अपन एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सेक्टर की जो एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ, है ना, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो इसके बाद इनको एनालाइज करना कि भाई कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसके फंडामेंटल या उसके जो फाइनेंशियल नंबर हैं या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। तो पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और करंट ईयर के स्टेटमेंट को अपन कंपेरिजन मतलब तुलनात्मक अध्ययन करके उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। और लास्ट वन होता है एनालाइजिंग द करंट वैल्यूएशंस। तो अब होती है कि अपन ने पर्टिकुलर बात कर ली है कि अपन ने इकोनॉमी की एनालिसिस कर ली है, सेक्टर को भी एनालाइज कर लिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लिया है ना। उसके बाद जो मेन चीज़ रह जाती है कि पर्टिकुलर इकोनॉमी से, पर्टिकुलर इंडेक्स से जो करंट वैल्यूएशंस हैं या शेयर्स की प्राइस हैं या सिक्योरिटी की प्राइस हैं, तो वो प्रेजेंट के सिनेरियो में या प्रेजेंट की अवस्था में जो पर्टिकुलर सेगमेंट है या पर्टिकुलर कंपनी है, आप बाय करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको वो फेवरेबल कंडीशन आपके इंडेक्स के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसके बाद दो चीज़ें होती हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होती हैं, इसमें दो तरीके की दो मेथड होती हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अपन किसी कंपनी के मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, उनके गुडविल की बात कर लेते हैं, है ना। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं नंबर्स पे, कि पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स क्या आए हैं, है ना, पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके बाद पीई रेशो क्या है, ईपीएस क्या है, फेस वैल्यू क्या है ना। और रेशो एनालिसिस भी होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू डेट रेशो, इक्विटी टू डेप्ट रेशो, है ना। ये बहुत सारे रेशोज़ होते हैं जिनके माध्यम से अपन किसी कंपनी का वैल्यूएशंस करते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, दोनों को समझने के लिए। क्योंकि क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होती है उसका मतलब ये होता है, उसके लिए सीधा सीधा एग्जांपल है कि अपने बेटे या बेटी के लिए, उसके लिए नया जीवन साथी ढूंढना। जैसे अपन एक परिवार में रहते हैं तो अपन अपने बेटे या बेटी के लिए, अपनी किसी संबंधी के लिए कोई लड़का या लड़की चुनते हैं शादी के लिए, तो ऐसी एनालिसिस होती है किसी कंपनी के लिए। सपोज कि जब भी अपन लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं, अपन सुनते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की। पर्टिकुलर जिस परिवार की लड़की या अपन लड़का देने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ना, घर में कितने मेंबर हैं, उसके अलावा लड़की के मामा कहाँ रहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें अपन देखने के लिए जाते हैं। तो उस टाइप की जो एनालिसिस होती है वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बाद ऐसे ही कंपनी का होता है कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, कंपनी की मार्केट में गुडविल कितनी है, कंपनी के शेयर्स कितने हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपन किसी की शादी करने के लिए, अपने घर में कोई की शादी होती है, अपन को किसी की शादी करनी होती है, जैसे रिसर्च करते हैं कि पूरा कि भाई कौन है, कौन कौन रिश्तेदार हैं, वो कंपनी किस किस से जुड़ी हुई है, उसमें प्रमोटर कौन है, प्रमोटर ने कोई कर्जा लेके तो नहीं रखा हुआ है, अपने शेयर प्लेज करके तो नहीं रखे हुए हैं। तो इस टाइप की जो एनालिसिस होती है वो हो जाती है
क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपन बात करते हैं केवल और केवल नंबर्स की, ठीक है, जिसमें पीई, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, है ना, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं, या रेशियो एनालिसिस भी है ना, तो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी का पीई क्या है, पर्टिकुलर कंपनी का पीई इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर कंपनी का बीटा क्या है, बीटा इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब इस तरीके की अपन रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद आप लास्ट स्लाइड में देख रहे होंगे, सारी रिसर्च करने के बाद ही अपन एक बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं, कितने समय के लिए रखना है और क्या क्या करना है। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है, और सेशन समाप्त हो चुका, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा था समझाने के लिए कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में होती क्या है ना। मैंने तो एक कोशिश की है, अब काम आपका है कि आपको करना है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और थैंक यू बीइंग विथ मी, थैंक यू।